ओमकार सिंह की बात सुनकर कोसी जी ने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी को पता चला भी तो हमेशा की तरह किसी और का नाम होगा, जैसे हमने मयंक गुप्ता का इस्तेमाल किया। ओमकार सिंह ने कहा, सोचा था सब सही से हो जाएगा, लेकिन उस कुणाल को पता चल गया। उसे पता चल गया कि हमने ही हमारे बाप को मारा है। कोसी जी ने कहा, अगर वो बीच में नहीं आता तो अब तक हम लोग कामयाब हो चुके होते। अर्थ हमारे लिए मुसीबत नहीं बनता। कितनी मेहनत से आपने एक एजेंट के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उस जेपी को आप पर शक हो गया। उल्टे उसने उस लड़की को हम लोगों की जिंदगी में भेज दिया। सोचा था कुणाल मर चुका है, पर वो भी चालाक निकला, उस ब्लास्ट में बच गया। हम तो यही मान रहे थे वो लाश उसकी है, पर वो डेड बॉडी उसके दोस्त की थी, जिसकी आइडेंटिटी अब उसके काम आ रही है। जब दक्षा ने रॉय से शादी कर ली, फिर लगा कि दूसरी मुसीबत भी गई, लेकिन वो औरत भी हमारे साथ ही खेल खेल रही थी। लेकिन आज भी हमारे लिए अच्छी बात है कि उसके दोनों बेटे अब भी उससे नफरत करते हैं, और अब वो मर चुकी है, पर वो कुणाल अब भी जिंदा है। ओमकार सिंह ने कहा, कितनी अच्छी स्टोरी बताई थी हम लोगों ने टेररिस्ट अटैक का, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। सब कुछ प्री प्लान्ड था। तेज तो है ही बेवकूफ, उसे बेवकूफ बनाना आसान था। बाकी के लोग हमारे ही लोग थे। कोसी ने कहा, वैसे तो पापा ये सब भलाई के लिए करवा रहे थे, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हम अपना फायदा ना देखें, लोगों का भला करते रहें। फिर उन्होंने माँ के पीठ पीछे उन्हें धोखा भी तो दिया था। ओमकार सिंह हंसते हुए चेयर पर बैठ गए और बोले, उन्होंने उसकी ही कीमत चुकाई है। कोसी जी ने कहा, मुझे तो लगा था जैसे ही वो ब्लड अर्थ के अंदर जाएगा वो मर जाएगा, पर उल्टे उसकी बीमारी ठीक हो गई। ओमकार सिंह ने नफरत के साथ कहा, इसलिए तो वो एंटीडोट फेंक दिया ताकि वो अपने बाप के किए की सजा भुगते। फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छे बाप की एक्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, उससे भी मुश्किल होता है खुद को अच्छा दिखाना। कोसी जी ने कहा, डोंट वरी भैया, हम जरूर इस बार कामयाब होंगे। हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। ओमकार सिंह ने कहा, सोच रहा हूँ अर्थ का काम तमाम करवा ही दो। वो पॉइजन बन चुका है, बस उस पर टेस्ट करना बाकी है, लेकिन उससे पहले कयामत पर टेस्ट करना सही रहेगा। वो भी कम नहीं है। एक घर में कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। एक कमरे का दरवाजा खुला और एक बच्चा जिसकी एज 6 साल थी, वो घबराया, डरा, सहमा बाहर आया। वो उस दरवाजे को सहमी नजरों से देख रहा था। एक लड़की वहाँ तेजी से आई। उसने कहा, आहान। आहान उसकी तरफ पलट गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मा, वो अंकल। उस लड़की ने कहा, जाओ। आहान वहाँ से भाग गया। वो लड़की सीधे कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जब वो अंदर गई, उसने देखा कि कृष की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर चेहरे की सारी नसें उभर आई थी, जो बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। उसने उस लड़की को देखा। वो लड़की बोली, इसकी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। वो उस लड़की की ओर झपट पड़ा, पर वो लड़की पहले से ही तैयार थी। वो तेजी से वहाँ से हट गई। उसने तेजी से अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को उसकी गर्दन पर इंजेक्ट किया। कृष ने उसे जोर से धक्का दिया। वो लड़की फर्श पर गिर पड़ी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन वो नीचे फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उस लड़की ने अपने चेहरे पर से अपने बालों को हटाया और कहा, ओह गॉड, ये सच में बीमार है। वो लड़की कोई और नहीं, अंतरा थी। अंतरा खन्ना, जो अचानक से गायब हो गई थी, जिसे कोसी जी पागलों की तरह खोज रही थी। वो कृष के पास थी। उसने कृष को देखा जो फर्श पर पड़ा हुआ था। वो उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी, घर का डोर बेल बजने लगा। वो रुक गई। वो हैरान भी थी कि आखिर कौन आया होगा। वो वहाँ से निकल गई। उसने देखा कि आहान ने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे के पास खड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो पीछे हटने लगी। आहान ने आव्या को देखा, फिर कहा, आंटी, आप कौन हो? आव्या ने उसे देखा, फिर उसकी नजर अंतरा पर पड़ी। जैसे ही उसने अंतरा को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई, जैसे उसने यहाँ पर अंतरा को एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही रिएक्शन अंतरा का भी था। उसने भी उसे वहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे भी वो आव्या से कुछ ज्यादा ही डरती थी। इस वक्त भी वो डरी सहमी हुई थी। वो अंदर आई। उसने आहान को देखा, फिर पूछा, ये तुम्हारा बच्चा है? अंतरा से कुछ कहते नहीं बना। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अभी भी उसके दिमाग में वही पहले वाली आव्या चल रही थी, जिसने उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिसे वो अभी तक नहीं भूल पाई थी। आहान ने कहा, मम्मा, आंटी आपसे कुछ पूछ रही है, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और वो अंकल बहुत वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे? उन्होंने मुझे कमरे से भगा दिया। क्या अब वो ठीक है? मुझे उनके साथ खेलना था। आव्या ने अंतरा को देखा, फिर पूछा, कृष को क्या हुआ है? अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिस वजह से आव्या इरिटेट हो गई। उसने कहा, जवाब दोगी? ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? आंसर मी। अंतरा एकदम से चिहुक गई। उसने हकलाते हुए कहा, कुछ, उसको कुछ नहीं हुआ है। आव्या ने उसे अपनी पहली नजरों से देखा, फिर कहा, कब से हो यहाँ पर? अंतरा ने कुछ नहीं कहा। वो अपने बेटे को देखने लगी। आव्या ने कहा, मत दो जवाब, मैं कृष से ही पूछ लूंगी। वो उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। अंतरा ने जल्दी से कहा, वहां मत जाना, वो अभी ठीक नहीं है। ये सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा, फिर कहा, अभी तुमने क्या कहा? अंतरा फिर से चुप हो गई। आव्या ने कहा, ये तुम्हारा बार बार चुप हो जाना मुझे इरिटेट कर रहा है।
कुछ देर पहले तो कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, अब बोल रही हो कि वो ठीक नहीं है। मेरा जाना सही नहीं है। एक बात बोलोगी, ठीक है या नहीं? अंतरा ने कहा। मैंने उसे अभी अभी इंजेक्ट किया है, उसको असर करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर तुम जाओगी हो सकता है कि वो तुम पर अटैक कर दे। ये सुनकर आव्या आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। अंतरा ने कहा, वो भी अर्थ की तरह है, वो पता है, पर उसे क्या हुआ? वो कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये सुनकर आव्या उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ के जैसे कितने नमूने और बचे हैं जिनके बारे में उसे पता भी नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब ये भी अर्थ की तरह ही एक सैंपल है ना? अंतरा उसे हैरानी से देखने लगी। आव्या ने कहा, मतलब उस एक्सपेरिमेंट से बना एक नमूना। अंतरा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि ये उस एक्सपेरिमेंट से बना है या फिर खुद अपनी मर्जी से, लेकिन वो भी अर्थ की तरह ही है। आव्या ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने उसके बेटे को देखा। उसने कहा, ये तुम्हारा और सौरभ का बच्चा है ना? ये सुनकर अंतरा चुप हो गई। उसे नजरें चुराते देखकर आव्या ने कुछ नहीं कहा। उसे अच्छे से पता था अंतरा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, और बिल्कुल वैसे ही सौरभ कश्यप को भी। आव्या ने कहा, तुम उससे प्यार करती थी, है ना? लेकिन जब मैंने उसे देखा था मुझे नहीं लगा कि वो तुमसे प्यार करता है, और फिर तुम उसके मरने के बाद रुनाल के साथ आ गई। अंतरा ने कहा, रुनाल के साथ रहना मेरी मजबूरी थी। हाँ, ये सच है, मैं सौरभ से प्यार करती थी, और मुझे ये भी पता था वो मुझसे प्यार नहीं करता था, पर मैं उससे प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर आव्या ने उसे घूर कर देखा। अंतरा ने कहा, मुझे घूरने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन तुम उसे बार बार हर्ट करती हो। तुम उसे समझती नहीं हो, जबकि अब तो तुम्हारी शादी को 5 साल भी हो गए हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उससे प्यार से बिहेव करूं? मुझे किसी को प्यार जताना नहीं आता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही बिहेव करती हूँ। अब तुम मुझे आईना मत दिखाओ कि मैं कैसी हूँ। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, उसने जवाब दिया। फिर आव्या ने अंतरा को देखते हुए कहा, मुझे क्रिश से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या तुम उसे होश में ला सकती हो? अंतरा ने ना में सिर हिला दिया। काव्या ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कहा, मुझे मुंबई भी जाना है, और ये आदमी। आहान ने कहा, आंटी आप गुस्सा क्यों कर रही हो? आव्या ने उसे देखा, वो सोफे के पीछे छिप गया। अंकिता तेजी से अर्थ के कमरे में गई और बोली, ये अव्या नहीं है ना? तभी उसने सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कयामत भी उसके पीछे पीछे आ गया था। अंकिता को ऐसे हैरान देखकर उसने अपना सिर खुजाते हुए सामने की तरफ देखा। एक पल के लिए वो भी चौंक गया। दरअसल वहाँ पर अमर्त्य और अर्थ अजीब से सिचुएशन में थे। अमर्त्य ने एक हाथ से अर्थ का कॉलर पकड़ रखा था, वही अर्थ ने अपने हाथ में एक फोन पकड़ रखा था, जिसे उसने ऊपर करके रखा था। कयामत खांसने का नाटक करते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ही उन दोनों ने आवाज सुनी, दोनों के दोनों हड़बड़ाकर दूर हो गए। दोनों ने उन दोनों को देखा। अमर्त्य जल्दी से बोला, अरे गलत मत समझना, वो। अंकिता अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, हम क्या तुम्हें बेवकूफ लगते हैं जो तुम दोनों को गलत समझेंगे? तुम दोनों कर क्या रहे थे? अमर्त्य ने जल्दी से अर्थ के हाथों से अपना फोन छीन लिया। फिर वो बोला, कुछ नहीं, इसने मेरा फोन पकड़ रखा था। अर्थ ने कहा, अरे मैं तो ये जानना चाह रहा था मेरा बिग ब्रदर इन लॉ किसे पसंद करता है, बस इसी चक्कर में। अमर्त्य ने बीच में ही कहा, लगता है तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने आए थे, कर लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जल्दी से वहाँ से निकल कर चला गया। दोनों उसे हैरानी से देख रहे थे। अर्थ ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या हो गया? कयामत ने कहा, मैं तो इसको रोकने के लिए आया था। उसने अंकिता को इशारा करते हुए कहा। अंकिता ने उसे घूर कर देखा, फिर बोली, वो बच्ची जिसे लेकर आए हैं वो अव्या नहीं है। जैसे ही उसने ये सुना, उसने आंखें बड़ी करके उसे देखा। उसे साफ समझ आ रहा था कि कोई भी जो अव्या को अच्छे से जानता है वो अच्छे से दोनों में फर्क नोटिस कर ही लेंगे, और इस बच्ची और अव्या में जमीन आसमान का फर्क था। कहा जाए तो इस बच्ची का IQ और EQ लेवल भी अव्या से बहुत कम था। जरूर उसने कोई ना कोई गलती की होगी। उसने कहा, मुझे पता है। ये सुनकर अंकिता चौंकते हुए बोली, जब तुम्हें पता है फिर तुम इतने शांत क्यों हो? कयामत ने कहा, क्योंकि उसे पता है अव्या जहाँ पर भी है सेफ है। जिसने उसे किडनैप किया है वो बिल्कुल भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंकिता बोली, तो क्या उसे वहीं पर रहने देंगे? और अभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। उसे अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं? अर्थ ने कहा, वो अपनी नई टीम से मिलने गई है। ये सुनकर अंकिता भी चौंक गई। उसने कहा, नई टीम? कयामत ने कहा, हाँ नई टीम, जिसमें तुम लोग नहीं हो। ये सुनकर अंकिता बोली, व्हाट? मैं अभी आवृत को कॉल करके पूछती हूँ, उसे जरूर इस बारे में पता होगा। पिछली बार वो बीच में ही मिशन को छोड़कर चला गया था, कम से कम इस मिशन में तो जरूर होगा। पर आवृत ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। उसने एलेक्स को कॉल किया, क्योंकि उत्साह, आगमन और उसने जॉब छोड़ दिया था। लेकिन एलेक्स अभी भी था, पर एलेक्स ने भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। उसे उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। अर्थ ने कहा, उन्हें कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, वो अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे। ये बात तो तुम लोगों को पता ही होगी ना। अंकिता ने गहरी सांस ली। उसने कहा, वो बच्ची? अर्थ ने कहा, मेरी बेटी है। ये सुनकर दोनों एकदम से चौंक गए। वो अर्थ को अजीब नजरों से देखने लगे। अर्थ ने कहा, हाँ अमर्त्य ने बताया, मैं किडनैप होने के बाद बेहोश था। मुझे पता नहीं था कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन इतना पता है
वो दोनों लड़कियां बहुत चालाक थी, दोनों एक से बढ़कर एक थी। वो लड़की एली भी तो बिल्कुल मेरी तरह ही थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो मर कैसे गई, जबकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जिंदा था। कयामत ने कहा, मतलब तुम मानते हो ना कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना था? ये सुनकर अर्थ ने उसे घूर कर देखा। कयामत ने कहा, तुम ही बोल रहे हो, मैं बस पूछ रहा था। अर्थ ने कहा, मुझे लगता है कि हमें शुरू से शुरू करना चाहिए, बहुत कुछ छूट रहा है। ये सुनकर अंकिता ने नासमझी से पूछा, शुरू से शुरू करना चाहिए मतलब? कयामत ने कहा, मतलब शुरुआत से। समझ नहीं रही हो? मतलब जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अंकिता ने कहा, मतलब? अर्थ ने कहा, जहां से इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी। हमें अभी भी नहीं पता कि इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत किसने की थी। मयंक गुप्ता बस एक मोहरा था। वो दोनों लड़कियां सोफिया और एली, वो भी किसी के कहने पर ये सब कर रही थी। फिर क्रिश के डैड जो मयंक गुप्ता को सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, उन्हें जब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तब उन्होंने मयंक गुप्ता से कांटेक्ट किया था। वो ब्रीफकेस जिसे उसने हमें देने से मना कर दिया था, इनफैक्ट उसने हमें देखने से भी मना किया था। सारे सवालों के जवाब वहीं पर होंगे। उसी ब्रीफकेस के अंदर उस इंसान के बारे में कोई ना कोई तो एविडेंस मिल ही जाएगा जिसने इस सब की शुरुआत की थी। इसके लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा, एक एक चीज को जोड़ना होगा, चाहे वो मेरा उस लैब में पहुंचना हो, उस एक्सपेरिमेंट में मेरा शामिल होना हो, या फिर आव्या का मेरी जिंदगी में आना हो, सब कुछ। कयामत ने कहा, सीधे बोलो कि मकड़ी का जाल सुलझाना है। किसी मकड़ी जाल से कम नहीं लग रहा है। शुरू से शुरुआत करनी है, इसको सुलझाने में ही जिंदगी निकल जाएगी। तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। सब लोग शतरंज के मोहरी की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जो भी ये सब कर रहा है ना, वो अंधेरे में बैठकर इस खेल का मजा ले रहा है। अमर्त्य जैसे ही अर्थ के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, वो रास्ते में ही निवी से टकरा गया, और ध्यान ना होने की वजह से वो लगभग गिरते गिरते बचा। लेकिन बेचारी निवी, वो फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से हल्की आह निकल गई। अमर्त्य ने उसे फर्श पर गिरा हुआ देखा। उसने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? उसने झुककर उसके दोनों आर्म को पकड़ लिया और उसे खड़ा किया। निवी उसे ही देख रही थी। अमर्त्य ने परेशान होते हुए पूछा, तुम ठीक हो? पर निवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ अमर्त्य पर था। अमर्त्य ने एक बार फिर से पूछा, तुम ठीक हो? निवी होश में आई। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसे ऐसे सिर हिलाते देखकर अमर्त्य ने पूछा, सिर क्यों हिला रही हो? मुंह से भी तो बोल सकती हो कि मैं ठीक हूँ। ये सुनकर निवी ने कहा, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। केल्विन अचानक से आया। अव्या जो रिमोट कंट्रोल कार से खेलने में लगी थी, वो चौंक गई। उसने उसे देखा जो परेशान दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ केविन? केल्विन ने उसे देखा, फिर कहा, तुम बच्ची हो, नहीं समझोगी। ये सुनकर अव्या ने कहा, मैं छोटी बच्ची जरूर हूँ, बट मैं अपनी मम्मा की तरह बहुत स्मार्ट हूँ। केल्विन ने उसे देखा, फिर कहा, हम यहाँ से भागने वाले हैं। ये सुनकर अव्या ने कहा, भागने वाले हैं मतलब? केल्विन जरूरत की सारी चीजें एक बैग में रखते हुए बोला, वो लड़की सासा, मैंने उसे बचाकर गलती कर दी। ये सुनकर अव्या ने कहा, वो आंटी? केल्विन ने सब चेक किया, फिर बैग बंद कर दिया। उसने अव्या को देखा, फिर कहा, चलो जल्दी। उसने अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाया। अव्या खड़ी हो गई और उसने उसकी तरफ दौड़ लगा दी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, हम लोग फिर से भागम भाग खेल रहे हैं। केल्विन ने दीवार पर अपना हाथ रखा और दीवार पर उसका हाथ स्कैन हुआ। वो दीवार वहाँ से खिसक गई। दोनों अंदर चले गए। उनके जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। मुंबई। साक्षी जी ने अपनी कार एक बिल्डिंग के नीचे रुकी। फिर वो कार पार्क करके उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो सीधे लिफ्ट के अंदर गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। कुछ ही देर में वो लिफ्ट से बाहर आई और वो एक फ्लैट की तरफ बढ़ गई। उन्होंने उस फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उन्होंने लाइट ऑन किया, फिर एक कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा, उन्हें महसूस हुआ कि दरवाजा पहले से ही ओपन है। वो एकदम से अलर्ट हो गई। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। उन्होंने लाइट ऑन की। उन्होंने देखा कि आव्या मल्होत्रा अभी भी रस्सियों से बंधी हुई थी और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। ये देखकर उन्हें चैन आया, लेकिन उनके मन में अभी भी यही बात चल रही थी कि जब उन्होंने अच्छे से दरवाजे को लॉक किया था, फिर दरवाजा ओपन कैसे था? उन्हें किसी साजिश की बू आ रही थी। वो पूरे कमरे का जायजा लेने लगी। उन्हें पूरा यकीन था, यहाँ पर कोई तो आया था। वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई है। जैसे ही वो पीछे पलटी, वहाँ की लाइट चली गई और अंधेरे में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। केल्विन आव्या को लेकर गायब हो चुका था, जिससे सासा गुस्से में पागल हो गई थी। उसने कहा, इस आदमी को कैसे पता चला मेरे प्लान के बारे में, और ये कहाँ लेकर गायब हो गया है? इस वक्त तो हम लोग बैंकॉक में हैं, वो जाएगा कहाँ? फिर उसने अपने लोगों को देखा और ऑर्डर देते हुए बोली, सारे एयरपोर्ट में दोनों को खोजो। दोनों यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए, वरना तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोनों को लेकर ही आना। फिर वो उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ पर केल्विन के डैड थे। केल्विन के डैड बेड पर लेटे हुए थे। वो अब पहले से काफी ज्यादा ठीक लग रहे थे। उनके झुर्रियों से भरा चेहरा भी अब ठीक लग रहा था। सासा उन्हें देखते ही बोली, बेचारे, आपका बेटा तो आपको छोड़कर उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसे आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जबकि उसे तो आपकी केयर करनी चाहिए। आप उसके डैड हो। लेकिन अच्छी बात है कि वो यहाँ से भाग गया। अब मैं अपने असली काम को अंजाम दे सकती हूँ।
तभी वहां पर वही डॉक्टर आ गया जो केल्विन को उस दिन समझा रहा था। उसने सासा को देखा, फिर कहा, आप यहाँ क्या कर रही है? सासा ने उसे देखा, फिर कहा, मुझे ये जानना है ये कब तक ठीक होंगे और ठीक होने के बाद कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे। ये सुनकर उस डॉक्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उन्हें कुछ तो गड़बड़ होने की स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी। उन्होंने कहा, ठीक होने में लगभग 1 महीना लगेगा। जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद कब तक जिंदा रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उस बच्ची का ब्लड सिरम एंटीडोट है और इनका शरीर बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है और वक्त निकल चुका है, इसलिए इनकी मौत हो जाएगी। इन्हें बचाया नहीं जा सकता। सासा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गई। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। जल्द ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। दूसरी तरफ कोसी जी थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ? सासा ने कहा, वो केल्विन उस बच्ची को लेकर भाग गया, लेकिन आप टेंशन मत लो, मेरे लोग उसे खोजने में लगे हुए हैं। मैं उसे बैंकॉक से जिंदा बचकर निकलने नहीं दूंगी। कोसी जी ने जब ये सुना वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तुमसे ये गलती कैसे हो गई? तुम्हें पता है ना, अगर उस लड़के ने अर्थ के पास अव्या को पहुंचा दिया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बेटी हमारे लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हम उसके सहारे अर्थ को ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसे हमारा साथ देने में मजबूर कर सकते हैं, उसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम कर क्या रही थी? तुम्हें उन दोनों पर नजर रखनी थी। और वो आदमी ठीक हुआ? सासा ने कहा, उसे ठीक होने में 1 महीना लगेगा, डोंट वरी। उन दोनों को बैंकॉक से निकलने नहीं दूंगी। कोसी जी ने फोन रखते हुए पीछे पलटकर देखा, जहां पर साक्षी जी जमीन पर गिरी हुई थी और उनके आसपास बहुत सारा खून फैला हुआ था। वहीं आव्या मल्होत्रा नाइफ को साफ करने में लगी हुई थी, जिसमें खून लगा हुआ था। उसने कहा, लाश को ठिकाने लगाएं? कोसी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, रहने दो, ये उसके लिए सरप्राइज है मेरी तरफ से। इतना कहकर वो वहां से निकल गई और उसके पीछे पीछे आव्या मल्होत्रा भी। देहरादून में अरण्या कृपा जी को इतना परेशान देखकर बोले, ओहो, तुम्हें क्या हुआ है? पहले उसकी शादी की टेंशन ले रही थी, तुम्हें हमेशा टेंशन ही लेना होता है। कृपा जी ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, आपको पता भी है अव्या गायब हो गई है। अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है और आप इतने शांत हैं। वो आपकी भी कुछ लगती है, आपकी नातिन है। अरण्या ने कहा, इधर आओ, इधर बैठो। उन्होंने कृपा जी को सोफे पर बिठाया, फिर कहा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे पास मतलब हमारी एक बहुत समझदार और स्मार्ट बेटी है जो उस बच्चे की माँ है, और तुम्हारा दामाद वो तो अलग ही लेवल का इंसान है। अब ये सब कुछ उन पर ही छोड़ दो, वो लोग सब संभाल लेंगे। ये सुनकर कृपा जी ने उन्हें घूर कर देखा। अरण्या ने कहा, मतलब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है इंसान और जानवर का। कृपा जी ने कहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके घर का ही कोई इंसान उन दोनों के साथ खेल खेल रहा है। आव्या को उसे छोड़ देना था। ये सुनकर अरण्या ने कहा, पहले तो तुम उसकी शादी कराने के लिए मरी जा रही थी। जब उसने शादी कर ली, उसके बाद जब तुम्हें पता चला कि अर्थ के साथ क्या हुआ है, तो तुम चाहती थी कि अभी उसे छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा उसे। अब तुम्हें सारी मुसीबत की जड़ अर्थ नजर आ रहा है। कृपा जी ने कहा, हाँ, सारी मुसीबत की जड़ वही है। उसकी वजह से मेरी बेटी भी इन सारी मुसीबतों में फंस गई है। अरण्या ने कहा, तुम टेंशन मत लो, ओके? मैंने अपने लोगों को पता लगाने के लिए कहा है। फिर अभी तक पता क्यों नहीं चल रहा है? उस एजेंट का क्या नाम है? कृपा जी ने कहा, जेपी, मतलब जयप्रकाश। अरण्या ने कहा। कृपा जी ने कहा, उससे पता करो आखिर उसने आव्या और उसकी टीम को उस सिंह फैमिली के पीछे क्यों लगाया। आपको तो सब कुछ पता होता है, उससे कांटेक्ट करिए। अरण्या ने कहा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। कृपा जी ने कहा, मीटिंग फिक्स करो। जिसे सुनकर अरण्या ने अपना फोन निकाला और जेपी को कॉल किया। आव्या कृष को घूरे जा रही थी। कृष ने कहा, व्हाट? आव्या ने कहा, तुम भी? उसने सब जानते हुए भी पूछा। कृष ने कहा, प्लीज, मेरे अपने रीजंस थे। आव्या ने कहा, चलो अपनी उस स्टूडेंट का पता लगाओ। कृष ने कहा, मरी नहीं है। आव्या ने कहा, खोज सकते हो ना, या फिर तुम्हारा टैलेंट भी तुम्हारी तरह? बीच में ही कृष ने कहा, हाँ, टाइम लगेगा। ठीक है, मैं मुंबई के लिए निकल रही हूँ, पता चले तो एलेक्स को लोकेशन सेंड कर देना। उसने कहा, फिर रिस्ट वॉच में टाइम देखा और निकल गई। कृष ने अंतरा को देखा और फिर कहा, प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अंतरा ने कहा, अगर लेट हो जाता तो पक्का हम लोग तुम्हारे हाथों मरने वाले थे। कृष ने कहा, तुम जानती हो ना इन सब के पीछे कौन है? अंतरा ने कहा, तुम्हें भी तो पता है ना? कृष ने कहा, वो ब्रीफ केस। अंतरा ने कहा, तुम दे क्यों नहीं देते उन्हें? कृष ने कहा, नहीं दे सकता, वरना मेरे डैड का नाम जो पहले से खराब है और खराब हो जाएगा। अंतरा ने कहा, ऐसा भी क्या है उस ब्रीफ केस में? उसमें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ये किसने शुरू किया था, कितने लोग शामिल थे, सब कुछ। मेरे डैड का नाम भी शामिल है इसमें, उसने अफसोस से कहा। कृष की बातें सुनकर अंतरा हैरान थी। उसने कहा, तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर कृष ने उसे अपनी लाल आंखों से घूर कर देखा। अंतरा एकदम से घबरा गई और पीछे हट गई, क्योंकि कृष में फिर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था। उसके चेहरे की मांसपेशियां पूरे चेहरे में उभरने लगी थी। उसके पूरे शरीर में ये सब हो रहा था।
अंतरा को समझ आ गया कि उस एक्सपेरिमेंट में बने सब लोगों को जब गुस्सा आता है तभी वो अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। फिर उनमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अंतरा घबरा गई और उसने जल्दी से अपना गन निकाला और उसकी तरफ पॉइंट किया। उसे पता था कि बुलेट उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ेगी। जब तक वो ट्रिगर दबाएगी वो उसे मार चुका होगा। उसने कहा, कृष्णो, होश में आओ। कृष्ण पूरी तरीके से बदल चुका था। वो तेजी से उसकी तरफ झपट पड़ा। अंतरा ने अपनी आंखें बंद करके लगातार गोलियां दाग दी। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो कृष्ण फर्श पर पड़ा हुआ था और खून बह रहा था। वो एकदम से घबरा गई। उसके हाथ से गन छूट कर गिर गई। वो चिल्लाई, कृष्ण! वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। अर्थ ने अमर्त्य को देखा जो उस छोटी बच्ची का ब्लड सिरिंज से निकाल रहा था। अर्थ ने कहा, तुम इसे ठीक कर सकते हो ना? अमर्त्य ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, ये 10वीं बार है जो तुम पूछ रहे हो। एक ही सवाल सुनकर अब मैं बोर हो चुका हूँ। अर्थ ने कहा, मुझे टेंशन हो रही है। अमर्त्य ने उसे देखा और फिर कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हमें अव्या की जरूरत पड़ेगी। उसके ब्लड सीरम की जरूरत होगी, नहीं तो एंटीडोट नहीं बन सकता। वैसे भी ये बच्ची ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ये सुनकर अर्थ शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। अमर्त्य ने जवाब दिया, हाँ, तुमने सही सुना। अगर एंटीडोट बना भी लिया तो भी ज्यादा साल तक नहीं जी पाएगी। पहली बात, ये इन्फेक्टेड है। दूसरा, ये बहुत कमजोर है। अर्थ ने उसे देखा जो चुपचाप अव्या के टॉय के साथ खेल रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर अर्थ की आंखें भर आई। उसने उसे अपनी सीने से लगा लिया। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अर्थ को क्या हुआ है। उसे उसका ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अर्थ ने उसके खेलने में डिस्टर्ब कर दिया था। वो अपने छोटे और नाजुक हाथों से उसे दूर करते हुए बोली, पापा हटो, मुझे खेलने दो। ये सुनकर अर्थ उससे दूर हो गया और फिर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने अर्थ को आंखें गोल करते हुए देखा, फिर कहा, आप क्या बोल रहे हो? मुझे खेलने दो। अर्थ ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन पहले तुम्हारा नया नाम रखेंगे। ये सुनकर अमर्त्य ने कहा, तुम्हें नामकरण करने की पड़ी है। अर्थ ने कहा, अम्या, अच्छा नाम है ना? उसने उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा नाम है अम्या, अब से मेरा नाम अम्या। अर्थ ने कहा, हाँ अम्या। अमर्त्य ने कहा, अव्या को खोजने पर ध्यान दो, वो मिलेगी तभी तुम्हारी नई बेटी जी पाएगी। ये सुनकर अर्थ ने कहा, मैंने अपने सोर्सेस लगाए हैं। अमर्त्य ने कहा, पता क्यों नहीं चल रहा है? क्या वो लोग उसे इंडिया से बाहर लेकर चले गए हैं? अर्थ ने कहा, कहीं भी लेकर गए हो, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। अमर्त्य ने कहा, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ काम बच जाए। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। आव्या मुंबई पहुंच गई थी। वो उसी फ्लैट में थी। उसने उस रूम का दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसने स्विच ऑन की। उसकी नजर फर्श पर फैले खून पर पड़ी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा कि साक्षी जी की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी। वो शॉक्ड रह गई थी। अब उसे समझने में देर नहीं लगी। आव्या मल्होत्रा को फ्री करा लिया गया था। साक्षी जी की लाश को उसे वार्निंग देने के लिए छोड़ दिया गया था। उसने जल्दी से तेज जी को कॉल किया। कुछ देर बाद सिंह मेंशन में सब लोगों का बुरा हाल था, बस कोसी जी और ओमकार सिंह को छोड़कर। आनित और तेज जी का बहुत बुरा हाल था। साक्षी जी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। दादी ने कहा, क्या हो रहा है? पहले सिया, अब साक्षी। अहम और कुणाल तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। अर्थ भी मरते मरते बचा है। अब साक्षी भी हमें छोड़कर चली गई। कोसी जी ने कहा, माँ, मुझे तो लगता है इन सब के पीछे उन लोगों का ही हाथ है जो अर्थ के पीछे पड़े हुए थे। ये सुनकर दादी ने उन्हें देखा। उन्होंने दुखियारी जैसा चेहरा बना लिया। आव्या हॉस्पिटल में ही थी। वो साक्षी जी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलने का वेट कर रही थी। देहरादून। जेपी सर ने प्रजापति मेंशन को देखा, फिर वो अंदर की तरफ बढ़ गए। किसी भी गार्ड ने उन्हें नहीं रोका। जेपी सर जब अंदर गए, उन्हें लिविंग रूम में ही कृपा जी और अरण्या उनका वेट करते हुए मिले। वो उनकी तरफ बढ़ गए। अरण्या ने उनसे हाथ मिलाया और उनका वेलकम किया। जेपी सर ने कहा, लगता है आप लोग सब कुछ जानकर ही दम लेंगे। कृपा जी ने कहा, क्या आपको कोई शक है क्या? जेपी सर ने कहा, वैसे तो ये सीक्रेट। बीच में ही कृपा जी ने कहा, सीक्रेट रखने की वजह से ही मेरी बेटी इस दलदल में फंस गई है। जेपी सर ने कृपा जी को देखा जो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ओमकार, आप और अरण्या एक ही कॉलेज में पढ़े हैं ना? वो तो आपको पसंद भी करता था ना? कृपा जी ने कहा, हाँ तो क्या, मैं उसे पसंद नहीं करती थी। इससे इन सब का क्या लेना देना? जेपी सर ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कृपा जी ने उन्हें बुरी तरीके से घूर कर देखा। जेपी सर चुप हो गए। अरण्या ने कहा, बताओगे भी या नहीं, ये सारा मामला क्या है? ये एक्सपेरिमेंट किसने शुरू किया था? जेपी सर ने कहा, डॉक्टर विकास सिंह ने। अब ये कौन है? दोनों ने एक साथ पूछा। जेपी सर ने कहा, ओमकार सिंह के पिता है। दोनों ये सुनकर चौंक गए। कृपा जी ने कहा, पर वो तो बहुत सालों पहले मर चुके हैं, जब वो लोग बहुत छोटे थे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। जेपी सर ने कहा। दोनों उन्हें हैरान होकर देख रहे थे। जेपी सर ने आगे कहा, सारी फसाद की जड़ वही थे। इस मुसीबत को हरा भरा पेड़ बनाकर खुद मर गए, पर उस पेड़ की जड़ काटना भूल गए। मैंने अभी को सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। उसने निकाला भी। साक्षी जी, जो हम में से ही एक थी, उसे पहले ही सिंह फैमिली में भेज दिया था। उसने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिए थे। हमने सोचा नहीं था
उस पेड़ के जड़ इतने फैल चुके होंगे कि पेड़ को काटने का कोई मतलब ही नहीं होगा। वो भी तो एजेंट थी ना? कृपा जी ने पूछा। हाँ, लेकिन उसे पता चल गया था कि हम उसके परिवार पर नजर रख रहे हैं। वैसे तो तेज भी एक एजेंट था, उसे खुद भी इस बारे में पता नहीं था। उसने सारे इन्फॉर्मेशन मिटा दिए थे, किसी को भी पता चलने नहीं दिया और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। इसीलिए हमें बाद में आव्या और उसकी टीम को इस मिशन के लिए तैयार करना पड़ा। एक खेल खेलना पड़ा जो कामयाब भी रहा, पर पता नहीं था कि अर्थ भी उस एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुका है। उसने अपने बचाव की सारी तैयारी कर ली थी। हमारा ध्यान दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा ध्यान अपनी तरफ से अर्थ की तरफ कर दिया। अभी के हाथ लगभग सारे सबूत लग चुके थे, लेकिन निमित्त उस बेवकूफ ने सब खराब कर दिया। उसने ओमकार सिंह के साथ हाथ मिला लिया और सब सबूत मिटा दिए। ये सुनकर दोनों उन्हें हैरानी से देखने लगे। कृपा जी ने पूछा, आपने इस खेल का हिस्सा ओमकार सिंह को भी बनाया? जेपी सर ने कहा, हाँ, वो अपने असली चेहरे को किसी को ऐसे ही नहीं दिखाएगा, ये पता था। वो बहुत शातिर है, पर मुझे पता नहीं था वो इतनी सारी मुसीबतें खड़ी करेगा। हमने सोचा था हम डायरेक्ट अर्थ से बात करेंगे, लेकिन उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि ये नहीं हो पाया। फिर उसने खुद आव्या मल्होत्रा वाला प्लान रखा। बहुत सोचने के बाद हमने उसी के हिसाब से सब किया, पर पता नहीं था कि आव्या मल्होत्रा की वजह से अभी को परेशानी होगी। अभी पहले ही उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी हमने उसे इसके लिए मनाया। हालांकि उसे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसे अर्थ से बचकर रहना है। वैसे तो वो नॉर्मल बिहेव ही करता था। हमें भी नहीं पता था कि उस एक्सपेरिमेंट से इन्फेक्टेड लोगों का बिहेव कैसा होता है। अर्थ में धीरे धीरे इसके असर दिखने लगे थे, बस उसे गुस्सा नहीं दिलाना था। कृपा जी ने कहा, मतलब उस पर असर नहीं हुआ था? जेपी सर ने कहा, उस पर धीरे धीरे असर हो रहा था, क्योंकि उस पर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। जो लोग उससे इन्फेक्टेड होते हैं वो शुरू से ही अजीब बिहेव करते हैं, पर अर्थ के केस में ऐसा नहीं था। वो तब भी नॉर्मल ही था, वो स्पेशल था। ओमकार सिंह से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग बन गया था। गुस्सा आने पर वो अपना आपा खो देता था। अरण्या ने पूछा, अब तो वो ठीक भी नहीं हो सकता। मुझे डर है कि कहीं फिर से वही सब ना हो। आव्या उसे मारने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी, बिल्कुल पहले की तरह, चाहे वो उसकी बेटी का बाप ही क्यों ना हो। अर्थ ने पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। उसके हायर किए डिटेक्टिव ने गड़े मुर्दे उखाड़कर इन्फॉर्मेशन निकाला था। उसने जब पूरी फाइल पढ़ी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। उसने सोचा नहीं था ओमकार जी, जिसे उसने अपने पिता से भी ज्यादा माना, उन्होंने ही इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। अब उसे सब शुरू से समझ आ रहा था। अहम की जिंदगी में आव्या मल्होत्रा को लाने वाले वही थे। जब उसने उस लड़की के बारे में पता लगवाना चाहा, उसे कुछ नहीं मिला। वो बस अपने हाथ पैर मारता रहा। उसके भाई को जान से मारने की कोशिश की गई। फिर आव्या उसकी जिंदगी में आव्या मल्होत्रा की आइडेंटिटी लेकर आई। उसने सब तरफ से साबित किया कि वो आव्या मल्होत्रा है, और उसने उसे अपने भाई का कातिल समझकर उसने उसके साथ क्या किया। शायद आगे भी वो ओमकार सिंह के प्लान के हिसाब से ही चलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कभी पता चलने ही नहीं दिया कि वो उनसे कितना नफरत करते हैं, उसके डैड से कितना नफरत करते हैं। अब उसे कुणाल सिंह का उनसे नफरत करने का रीजन समझ आ रहा था। उसे तो बस छोटी सी वजह लगती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी वजह थी। उन्होंने सबको अपनी उंगलियों पर नचाया, हमेशा ऐसे प्रिटेंड किया कि वो एक अच्छे पिता है, एक अच्छे भाई है, जबकि उन्होंने खुद अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की। अब उसे समझ आ रहा था कि उन्होंने अदिजय के साथ मिलकर उसे बेवकूफ बनाया कि वो ठीक नहीं हो सकता, जबकि वो उसे टाल रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वो पूरी तरीके से बदल जाए, उसका डीएनए बदल जाए, जिसके बाद वो कभी ठीक ना हो पाए। और वही हुआ। अगर आव्या उसकी लाइफ में नहीं आती तो उसे कभी पता नहीं चल पाता। उसने कभी अपने डैड की बात नहीं सुनी, वजह जानने की कोशिश नहीं की। उसने ओमकार जी की बातों पर ज्यादा भरोसा किया। मतलब वो उस लैब तक उनकी वजह से पहुंचा था। उन्होंने उसे मयंक गुप्ता के लैब में पहुंचाया था। अब तक जो भी हुआ उसके पीछे वही थे। अंतरा भी उसकी जिंदगी में उनकी वजह से आई। सब कुछ उनकी प्लानिंग थी। उन्होंने कितने अच्छे से सब प्लानिंग कर रखी थी, पर क्यों, किस लिए उन्होंने ऐसा किया? इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या फायदा था? वो सोचने लगा, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये सब जानकर उसके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उन्होंने आज उसे एक जानवर बना दिया था, जो अब कभी ठीक नहीं हो सकता था। कयामत ने उसकी हालत देखा, फिर कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो। वो उसके बगल में बैठ गया। अर्थ ने कहा, तुम हमें क्यों मारना चाहते थे? कयामत ने कहा, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे उस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। बहुत नफरत करता था मैं तुम दोनों से। मॉम को भी बस तुम दोनों की चिंता लगी रहती थी, मेरी कोई परवाह नहीं करती थी। ये सुनकर अर्थ ने कहा, पर तुम तो अपनी मर्जी से शामिल हुए थे। ये सुनकर कयामत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी मर्जी से शामिल होऊंगा? सबको लगता है कि मैं अपनी मर्जी से बना, लेकिन मुझे बनने पर मजबूर किया गया। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया। सोचा था अगर तुम पर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो मुझ पर भी सक्सेसफुल होगा, लेकिन मैं गलत निकला और इन्फेक्टेड हो गया। तुम्हें पता है कितनी तकलीफ होती है? मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, समझ ही नहीं आता था क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। ऐसा लगता था जैसे सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। फिर मैंने सोचा शायद मैं ठीक हो सकता हूँ,
लेकिन उसके लिए भी तुम्हारी जरूरत थी। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तुमने मुझे एक मेडिसिन इंजेक्ट किया, लेकिन क्या फायदा, मेरी हालत तब भी जस की तस थी। जब तुम पूरी तरीके से घायल हो चुके थे और मरने वाले थे, तब अमर्त्य ने तुम्हारे ब्लड सीरम से मेरे लिए मेडिसिन बनाई, तब जाकर मैं ठीक हो पाया। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम दोनों भाइयों को पसंद करता हूँ। ये सुनकर अर्थ ने उसे देखा। कयामत ने कहा, मैं तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, वरना मैं उन इंसानों में से हूँ जिस तरफ मेरा फायदा होता है मैं उसी तरह रहता हूँ। अर्थ ने कुछ नहीं कहा, वो बस अब ओमकार जी से अपने सवालों के जवाब चाहता था।